सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर मैं आपको आपके एग्जाम ओरिएंटेड बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये जो क्वेश्चंस हैं या जो सेशन मैं आपको दे रहा हूँ, ये जो सेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये सेशन आपके एग्जाम को टारगेट कर रहा हूँ और अच्छे क्वेश्चंस आपके बीच में लेकर आ रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर का अच्छा खासा वेटेज है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो और चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, जस्ट लाइक एसएससी सीजीएल हो, एसएससी सीएचएसएल हो या ईसीजीसी पीओ हो, आईबीपीएस आरआरबीज हैं, रेलवे में टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट है, या आपका अदर जो गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, दिल्ली पुलिस वगैरह हो गया, या किसी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम की बात कर लें तो कंप्यूटर का एक सिलेबस होता है, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर उस सिलेबस को मैं कवर कर रहा हूं। किसके फॉर्म में? एमसीक्यूज के फॉर्म में, ठीक है। और मैं उन एमसीक्यूज का पोस्टमार्टम करता हूं, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट होता है, मान लीजिए कुछ समझ में ना आए, तो प्लीज हमसे पूछिए जरूर आप लोग। लास्ट में अपना स्कोर बताइए, सर इतना क्वेश्चन आपने बताया, इतने क्वेश्चंस में से इतना स्कोर हमारा आया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न है, व्हाट काइंड ऑफ थिंग इज डेजी व्हील। आपको बताना है, इधर इंग्लिश है इधर हिंदी है। आपको बताना है दोस्तों, डेजी व्हील किस प्रकार की चीज है। डेजी व्हील किस प्रकार की चीज है। आप लोग अगर पार्टिसिपेट करेंगे, आंसर देंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। देखो दोस्तों, आपको पता है, ध्यान दीजिएगा, है ना, क्या पता है आपको। चलिए, आपको पता है प्रिंटर के बारे में, आंसर तो प्रिंटर हो जाएगा, है ना। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हमारा प्रिंटर होता है वो दो प्रकार का होता है। एक हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर होता है और एक हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, ठीक है। ठीक है जी। अगर कोई पूछे आपसे कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा। प्रिंटर बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर होता है और एक हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। अच्छा सर, इन दोनों में अंतर क्या है। जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है वो प्रिंटिंग के दौरान आवाज करता है, नॉइज प्रोड्यूस करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है, ऐसे, ठीक है। और जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है वो प्रिंटिंग के दौरान आवाज नहीं प्रोड्यूस करता है, साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो इंक को स्प्रे करता है, मतलब उसका जो हेड होता है वो डायरेक्टली पेपर पे कांटेक्ट नहीं करता है। अच्छा, इम्पैक्ट में क्या होता है, एक जो हेड होता है, समझ लीजिए एक प्रकार से हैमर या हथौड़ी समझ लीजिए आप, मतलब होता नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो किसी चीज़ में जब पड़ता है तो आवाज़ होती है, तो उसमें जो पेपर होता है और जो हैमर होता है या हेड होता है वो पेपर पे कांटेक्ट करता है। जो कांटेक्ट करता है तो चीज़ें छपती हैं, और छपती हैं तो आवाज़ करता है, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से प्रिंटर हैं और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से प्रिंटर हैं। अगर हम इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो इसी में आपको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर देखने को मिलता है, इसी में आपको डेजी व्हील प्रिंटर देखने को मिलता है, इसी में आपको लाइन प्रिंटर देखने को मिलता है, ठीक है, लाइन प्रिंटर। इसी में आपको चेन प्रिंटर देखने को मिलता है, चेन प्रिंटर, ठीक है। इसी में आपको कैरेक्टर प्रिंटर देखने को मिलता है, कैरेक्टर प्रिंटर, ठीक है। और इसी में आपको जो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, चेन प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर, हाँ ये हो गया। तो ये सारे जो प्रिंटर होते हैं आपके, ये इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आते हैं, ये इम्पैक्ट होते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर हम नॉन इम्पैक्ट की बात कर लें तो आपको पता है हमारा जो लेज़र प्रिंटर होता है, हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं, मोस्टली सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो कहीं ना कहीं लेज़र प्रिंटर है। तो हमारा जो लेज़र प्रिंटर होता है, हमारा जो थर्मल प्रिंटर होता है और हमारा जो इंकजेट प्रिंटर होता है, इंकजेट। तो लेज़र, थर्मल और इंकजेट ये आपके नॉन इम्पैक्ट होते हैं। डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, लाइन, कैरेक्टर और चेन प्रिंटर ये हमारे जो होते हैं कौन से प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, ठीक है। प्रिंटर होता क्या है दोस्तों, हमको हार्ड कॉपी के फॉर्म में आउटपुट प्रोड्यूस करता है या प्रोवाइड करता है। जो प्रिंटर होता है ये हार्ड कॉपी के फॉर्म में आउटपुट हमको प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना, हार्ड कॉपी के फॉर्म में। अच्छा सर, एक बात बताइए, प्रिंटर की जो प्रिंटिंग क्वालिटी होती है उसको हम कैसे मेजर करेंगे, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि प्रिंटर की प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी है कि नहीं, मतलब एक होता है ना मेजरमेंट यूनिट। तो प्रिंटर की जो प्रिंटिंग क्वालिटी को मेजर करता है, प्रिंटिंग क्वालिटी को मेजर करने का डीपीआई यूनिट होता है, और इस डीपीआई को हम लोग डॉट्स पर इंच कहते हैं,
डॉट्स पर इंच के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर पूछा गया था डेजी व्हील प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है, तो डेजी व्हील प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है, ये ध्यान दीजिएगा, और वो प्रिंटर बेसिकली होता है। बोलो क्लियर, इतना है, समझ में आ गया, आगे बढ़े, चलो भैया। Which one of the following qualifies as secondary memory? निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीयक मेमोरी के रूप में योग्य है, मतलब इनमें से कौन सी सेकेंडरी मेमोरी के रूप में हम जानते हैं, आंसर दीजिए। क्या वो डिस्क होता है, क्या वो कीबोर्ड होता है, क्या वो एलयू होता है, या ऑल ऑफ द अबव होता है। तो दोस्तों आपको पता है कि भाई कीबोर्ड जो होता है वो हमारा एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। एलयू जो होता है पार्ट ऑफ सीपीयू होता है, पार्ट ऑफ सीपीयू होता है। बचा डिस्क, तो जो डिस्क होता है, अब डिस्क में हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, होलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क, एसएसडी सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस, ये सारे जो होते हैं हमारे डिस्क यानी सेकेंडरी मेमोरी की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर भैया, कोई समस्या तो नहीं किसी को? अगर किसी कोई समस्या हो तो पूछिए फटाफट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने है क्वेश्चन, Which of the following storage units is highest in capacity? जो आपके सामने यहाँ पर स्टोरेज यूनिट दिख रहा है, इनमें से कौन सबसे बड़ा है, ये पूछा गया आपसे, है ना, इसका आंसर दीजिए। चलिए देखो, ये क्वेश्चन मेमोरी यूनिट से है। अच्छा, कोई पूछे आपसे सर मेमोरी यूनिट क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? जो मेमोरी यूनिट होता है ना, जो मेमोरी यूनिट होता है वो क्या करता है, बोलो? वो स्टोरेज डिवाइस की या मेमोरी की कैपेसिटी को डिनोट करता है। कैपेसिटी मतलब क्षमता, कितना वो स्टोर कर सकता है, हाउ मच डेटा द पर्टिकुलर डिवाइस कैन स्टोर, मतलब कोई पर्टिकुलर डिवाइस है, हार्ड डिस्क हो, फ्लॉपी डिस्क हो, सीडी हो, डीवीडी हो, बीआरडी हो, वो कितना डेटा स्टोर कर सकता है। ये हम कैसे मेजरमेंट करेंगे? तो आपने नाम सुना होगा बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, जोटाबाइट, ब्रोंटोबाइट, जियोबाइट। ये आपका एक सीक्वेंस होता है जो मैंने बोला अभी आपको। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखो, सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट जो होती है वो बिट होती है, और बिट का मतलब क्या होता है, बाइनरी डिजिट होता है, बाइनरी डिजिट होता है। ठीक है, आपको पता है कि एक निबल जो होता है वो 4 बिट के बराबर होता है। देखो निबल बिट, छोटा बिट ही होता है, लेकिन एक निबल जो होता है वो 4 बिट के बराबर होता है। पूरा मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, आपको दिख तो रहा है प्रॉपर ना भाई, प्रॉपर विजिबिलिटी तो है ना। चलो, और आपको पता है कि एक बाइट जो होता है वो 8 बिट के बराबर होता है। हालांकि आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। 8 बिट के बराबर होता है। एक किलो बाइट जो होता है, यानी कि आप ऐसे नोट कर सकते हैं, 1024 बाइट इक्वल जो होता है वो 1 किलो बाइट होता है। आपको पता है 1024 किलो बाइट जो होता है वो 1 मेगा एमबी होता है, मेगाबाइट होता है। 1024 मेगाबाइट जो होता है वो 1 जीबी यानी कि गीगाबाइट होता है। ठीक है, 1024 जीबी यानी गीगाबाइट जो होता है वो 1 टेराबाइट होता है। ठीक है, 1024 टेराबाइट जो होता है वो 1 पेटाबाइट होता है। ठीक है, 1024 पेटाबाइट जो होता है वो 1 एक्साबाइट होता है। 1024 एक्साबाइट जो होता है वो 1 जेटाबाइट होता है, और 1024 जेटाबाइट जो होता है वो 1 योटाबाइट होता है। 1024 योटाबाइट जो होता है वो 1 ब्रोंटोबाइट होता है। ब्रोंटोबाइट मतलब बीबी बोलते हैं, बीबी। और 1024 बीबी यानी ब्रोंटोबाइट इक्वल जो होता है 1 जियोबाइट होता है। तो ये बताइए, क्या ये आपको समझ में आया? जो मैंने बताया आपको, ये आपको समझ में आया? अब इसमें से क्या पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन? आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, इनमें से कौन सी बड़ी है और इनमें से कौन सी छोटी है, ऐसे पूछा जाएगा। तो अब बताओ, केबी, जीबी, एमबी, टीबी में बड़ा तो टीबी है, ऐसे है ना। अच्छा, ये तो हो गया एक एग्जैक्ट वाला क्वेश्चन कि मतलब कौन किसके बराबर होता है। यही क्वेश्चंस पावर में पूछा जाता है,
यही क्वेश्चंस अप्रॉक्स में पूछा जाता है, तो वहां बच्चे गलती कर बैठते हैं। कैसे? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं, अप्रॉक्स, आपको आंसर अप्रॉक्स में देना है। अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं, कौन आंसर देगा? 1 किलोबाइट में अप्रॉक्स कितने बाइट होते हैं, मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं भैया, ठीक है। तो 1 किलोबाइट में 1000 बाइट होते हैं अप्रॉक्स, मतलब एग्जैक्टली तो 1024 होता है, लेकिन अगर अप्रॉक्स पूछे तो इतना होगा, या टू द पावर 10 बाइट कहोगे आप, टू द पावर 10 बाइट कहोगे आप, बाइट के फॉर्म में कहोगे आप। वहीं 1 MB बराबर जो होता है वो जीरो में पूछेगा तो 6 जीरो लगा दोगे आप, 6 जीरो बढ़ा दोगे। पावर पूछेगा तो 2 की पावर 20 कर दोगे बाइट में, या अगर इस तरह पूछेगा तो 1 मिलियन बाइट कर दोगे आप, 1 मिलियन बाइट। भैया सारा मतलब देखो, क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है, क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है, क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है, डिजिट वाले फॉर्म में, पावर वाले फॉर्म में, या मिलियन ट्रिलियन वाले फॉर्म में। अब जैसे MB से बड़ा GB होता है, MB से बड़ा GB होता है, तो GB में 1 के बाद कितना जीरो हो गया, 9 जीरो हो गया। कितना जीरो, 9 जीरो, जो कि यहाँ 3 जीरो है 1000, यहाँ 6 जीरो मिलियन, और इसे बोलते हैं बिलियन बाइट, 1 बिलियन बाइट। और यहाँ जो पावर हो जाएगा वो टू द पावर 30 बाइट हो जाएगा। तो अगर हमारे एग्जाम में पावर वाला क्वेश्चन पूछे तो पावर वाला क्वेश्चन हम इस तरह समझेंगे जिस तरह बता रहा हूँ आपको मैं। ऐसे 1 टेराबाइट जो होता है वो कितना होता है, तो जो 1 टेराबाइट होता है, बहुत अच्छे समझने का प्रयास करिएगा, 1 TB जो होता है वो 1 के बाद कितना जीरो, 12 जीरो, 3 3 6 3 9 12 जीरो। इसे हम क्या कहते हैं, 1 ट्रिलियन बाइट कहते हैं, 1 ट्रिलियन बाइट कहते हैं, या आप कह सकते हैं टू द पावर 40 बाइट, टू द पावर 40 बाइट, है ना। ऐसे अगर हम बात करें, 1 PB जो होता है वो कितना जीरो होता है, 12 3 15 जीरो होता है, 12 3 15 जीरो होता है, क्योंकि यहाँ 3 3 6 3 9 3 12, 3 3 6 3 9 3 12 15। इसे बोलते हैं 1 क्वाड्रिलियन बाइट। क्या बोलते हैं, 1 क्वाड्रिलियन बाइट, है ना। और ये जो होता है टू द पावर 50 बाइट होता है ना। तो भैया अगर किलोबाइट एग्जैक्ट पूछे कि 1 किलोबाइट में कितने बाइट, तो एग्जैक्ट कहेंगे 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होता है। लेकिन यदि प्रश्न आ गया एग्जाम में कि 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं अप्रॉक्सीमेटली, और ऑप्शन में अगर 1024 नहीं है तो आंसर होगा 1000 बाइट, क्योंकि आपको पता है ये जो हमारा 1024 मतलब राउंड फिगर 1000। ऐसे ही 1 मेगाबाइट में 1 के बाद 6 जीरो बाइट, या टू द पावर 20 बाइट, या 1 मिलियन बाइट, ठीक है। ऐसे प्रश्न भैया पूछे गए हैं, इसलिए आपको बहुत अच्छे से मैं समझा दे रहा हूं, यहां गलती मत करिएगा आप, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन के माध्यम से मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर दिया। इन द इवेंट ऑफ पावर आउटेज गिव्स योर कंप्यूटर्स बैटरी बैकअप पावर इन एडिशन टू सर्ज प्रोटेक्शन। आपको बताना है कि पावर आउटेज की स्थिति में सर्ज प्रोटेक्शन के अलावा आपके कंप्यूटर बैटरी बैकअप पावर देता है। ये मतलब कि अगर पावर आउटेज है, मतलब पावर की प्रॉब्लम है, तो आपके कंप्यूटर में बैटरी बैकअप कौन देता है? आंसर दीजिए आप लोग। आपके कंप्यूटर में बैटरी आवाज जा रही है? हेलो 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 हेलो। अच्छा, आवाज आवाज नहीं जा रही थी क्या?
सॉरी एक्चुअली मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। ये पूछा गया है कि अगर यहाँ पे क्या बोला गया है दोस्तों, पावर आउटेज की स्थिति में सर्ज प्रोटेक्शन के अलावा आपके कंप्यूटर बैटरी बैकअप पावर देता है। मतलब कि आपको जो पावर देता है, सप्लाई करता है, अगर आपका लाइट चला गया, पावर ऑफ हो गया, तो कौन आपके सिस्टम को पावर सप्लाई करता है? यूपीएस होता है। और इसका फुल फॉर्म मैंने बताया था अभी आपको, अनइंटरप्टेबल अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई होता है। ठीक है जी, यहां कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, बहुत बढ़िया दोस्तों, अच्छा लगा आप लोगों को। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ प्लास्टिक कार्ड विद इनबिल्ट मेमोरी एंड माइक्रो प्रोसेसर दैट रिजेंबल्स अ क्रेडिट कार्ड इज। पूछा गया आपसे कि इनबिल्ट मेमोरी वाला प्लास्टिक कार्ड और क्रेडिट कार्ड जैसा दिखने वाला माइक्रो प्रोसेसर क्या कहलाता है? इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर फटाफट आप लोग दीजिएगा। देखिए दोस्तों, यहां पे जो आपका जो हो जाएगा चिप कार्ड, या आपका चिप कार्ड होगा, या आपका आईसी कार्ड होगा, या आपका जो है मैग्नेटिक टेप कार्ड होगा, या आपका जो है पंच टेप होगा, पंच पेपर टेप होगा। तो यहां पे जो आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, क्या बोला गया है? वो चिप कार्ड होता है, वो आपका चिप कार्ड होता है। इसी को आप आईसी कार्ड भी बोलते हो, या स्मार्ट कार्ड के नाम से भी जानते हो। इसी को आप स्मार्ट कार्ड बोलते हो, या स्मार्ट कार्ड के अलावा या चिप कार्ड बोलते हो। ठीक है, इनबिल्ट मेमोरी वाला प्लास्टिक कार्ड मतलब कि एक ऐसा प्लास्टिक होता है जिसमें पहले से मेमोरी इनबिल्ट होता है ना। वो हमारा चिप का होता नहीं, किसे मेमोरी चिप यूज करते हो आप लोग, कहते नहीं मेरे पास मेमोरी चिप है, चिप कार्ड है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? चिप कार्ड है, मेमोरी चिप ही तो बोलते हैं। बोलो, ठीक है भैया। What functions does booting perform when the computer is switched on? ये मैंने शायद आपको बताया भी होगा, कंप्यूटर चालू होने पर बूटिंग क्या कार्य करता है, मतलब कौन जो है बूटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? आंसर दीजिए आप लोग। देखिए, आपको पता है कि ये जो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, इसे हम पोस्ट कहते हैं, शॉर्ट में पोस्ट कहते हैं। सर ये होता क्या है? मेरे भाई, मैं आपको पूरा स्टेप बता दे रहा हूं, बहुत अच्छे समझिएगा। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, जब हम कंप्यूटर को क्या करते हैं? ऑन करते हैं, हम ऑन करते हैं। ठीक है, तो होता क्या है? ऑन करते हैं तो पहले हमारा रोम एक्टिव होता है, हमारे कंप्यूटर में रोम मेमोरी होता है, वो एक्टिव होता है। स्टेप बता रहा हूं मैं आपको, स्टेप 1। फिर रोम में स्टोर होता है बायोस चिप एक्टिव होता है। जब रोम एक्टिव होगा तो रोम में स्टोर होता है बायोस चिप, वो एक्टिव होता है दूसरे स्टेप में। तीसरे स्टेप बायोस क्या करता है? पोस्ट परफॉर्म करता है। पोस्ट मतलब ये हमारा तीसरा स्टेप होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ये हमारा तीसरा स्टेप होता है। फिर चौथे स्टेप में क्या करेगा? पोस्ट जो है ये चेक करता है कि जो हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट हैं वो कोई दिक्कत तो नहीं है, वो प्रॉपरली कनेक्टेड हैं। जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, सबको चेक करता है कि प्रॉपरली कनेक्टेड हैं। अगर सिग्नल जाता है यस सब कुछ ठीक ठाक है, एवरीथिंग इज फाइन यस, तो फिर हमारा जो ओएस होता है वो कहाँ पर होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव में होता है। हार्ड डिस्क ड्राइव पर जो ओएस होता है वो रैम पर लोड होता है और इसी प्रोसेस को बोल देते हैं बूटिंग। इसी प्रोसेस को बोलते हैं बूटिंग। यानी कि अगर मैं समझाऊं आपको तो बूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ लोडिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू प्राइमरी मेमोरी या हार्ड डिस्क टू रैम। हार्ड डिस्क से रैम पर या सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी पर ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड होना ही बूटिंग कहलाता है। बूटिंग दो प्रकार के होते हैं, एक कोल्ड बूटिंग होता है, एक वार्म बूटिंग होता है। आप जब नॉर्मली सेफ मोड में अपने कंप्यूटर को ऑन करते हो, सिस्टम हमारा बंद था, मैंने ऑन किया तो कोल्ड बूटिंग होता है। हमारा सिस्टम चल रहा था, चलते चलते हैंग हो गया या हमें रिबूट करना पड़ा, हमें रीस्टार्ट करना पड़ा, उसे वार्म बूट कहते हैं।
जब आपका सिस्टम हैंग हो जाता है कभी कभी, तो आपको कोई बटन काम नहीं करता सिस्टम का, तो एक शॉर्टकट की होता है कंट्रोल अल्ट डिलीट, CAD, कंट्रोल अल्ट डिलीट प्रेस करते हैं आप, तो आपका सिस्टम रिबूट होने लगता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, उस स्थिति में। व्हाट टाइप ऑफ स्टोरेज कांट बी डिलीटेड, किस प्रकार के स्टोरेज को या कहां से स्टोरेज को हम डिलीट नहीं कर सकते, मतलब जो हमारा डेटा स्टोर है वहां से हम उसको डिलीट नहीं कर सकते हैं, कहां से बताइएगा, CD रोम में से, मैग्नेटिक टेप स्टोरेज में से, फ्लॉपी डिस्क में से, या ऑल ऑफ द अबव, आंसर क्या हो जाएगा। तो भैया व्हाट टाइप ऑफ स्टोरेज कैन नॉट बी डिलीटेड, देखो मैग्नेटिक टेप में हम कुछ स्टोर करेंगे, हम डिलीट कर सकते हैं, है ना, फ्लॉपी डिस्क में हम कुछ स्टोर करेंगे, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। CD मतलब CD अगर अलग होता है तो फिर उसमें स्टोर डिलीट अलग बात थी। CD के कुछ प्रकार होते हैं, CD रोम, CDR, CDRW। ये जो रोम होता है ये रीड ओनली मेमोरी होता है, और इसको हम लोग क्या नहीं कर सकते, इस रीड ओनली मेमोरी को हम लोग जो है, अगर इसमें डेटा स्टोर है तो उसे हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी में डेटा स्टोर है तो उसे हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, CD के 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, CD के 3 प्रकार में एक तो CDR होता है, एक तो CD रोम होता है जो बताया मैंने आपको, और एक तो CDRW होता है, CDRW होता है। CDR में R का मतलब क्या होता है, रिकॉर्डेबल होता है, रिकॉर्डेबल होता है। CDR में R का मतलब रिकॉर्डेबल होता है। CDROM रोम में इसका मतलब क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। और RW में रीराइटेबल होता है, RW में रीराइटेबल होता है, रीराइटेबल होता है। देखो RW को ही हम लोग WORM के नाम से जानते हैं। ये जो WORM है इसे क्या कहते हैं, राइट वंस रीड मेनी, ठीक है। तो यहां पे जो CDRW होता है इसमें डेटा को हम रीड राइट कर सकते हैं। जैसे हमारा पेन ड्राइव है, हम लोगों ने क्या किया, डेटा को स्टोर किया, डिलीट किया, स्टोर किया, डिलीट किया, ठीक है। जैसे हमारा मेमोरी कार्ड वगैरह होता है वैसे RW होता है, राइट, सॉरी अरे इसको बोल रहा हूँ मैं, राइट में इसे नहीं बोलते हैं, CDR को बोलते हैं, देखो गलती से इसे बोलते हैं WORM, मतलब राइट वंस रीड मेनी, ठीक है, राइट वंस रीड मेनी, सही कर लीजिएगा आप लोग, सॉरी ध्यान नहीं दिया। ये जो RW होता है इसमें डेटा को हम रीड राइट करते हैं, है ना, रीड किया राइट किया, जैसे पेन ड्राइव हो गया। CD रोम में क्या होता है, डेटा को अगर एक बार स्टोर कर दिया गया है, मतलब पहले से स्टोर है, तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें हमारे पास एक मौका होता है, अगर हम एक बार उसको स्टोर कर दिए पहली बार, फिर उसके बाद हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। मतलब ये WORM राइट वंस रीड मेनी कहलाता है कि अगर आपने एक बार स्टोर किया तो डिलीट नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। राइट वंस रीड मेनी किसे कहते हैं, CDR को कहते हैं, गलती से मैंने यहाँ लिख दिया था, ध्यान नहीं दिया, CDR को बोलते हैं WORM। राइट वन, जैसे कॉपी है, कॉपी में हम क्या करते हैं, कॉपी सादा कॉपी है तो उसमें हम लिख देते हैं, तो वो हमारा WORM की तरह होता है कि लिख देते हैं। अब जब कॉपी में आपने लिख दिया तो आप क्या कर पाओगे, रीड कर पाओगे बार बार ना, क्या अब जो लिखा है आपने पेन से उसे आप हटाकर फिर कुछ लिख दोगे, नहीं कर पाओगे आप। पेंसिल से होता तो आप कर सकते थे, मिटाकर कुछ लिख सकते थे, लेकिन वो हमारा पेन से लिखे है ना, लिखा गया है। वैसे ही सेम हमारा जो एग्जांपल होता है वो CDR का होता है, ठीक है। वर्ड 7 फाइल हैव द फाइल एक्सटेंशन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 वर्जन जो है उसका फाइल एक्सटेंशन नेम बताइए क्या होता है, फाइल एक्सटेंशन नेम बताइए क्या होता है। वर्ड 7 फाइल में फाइल एक्सटेंशन क्या होता है बताइए। सॉरी, आई एम सॉरी। देखिए फाइल एक्सटेंशन नेम क्या करता है, ये टाइप ऑफ फाइल को डिनोट करता है, टाइप ऑफ फाइल को क्या करता है, डिनोट करता है, डिनोट करता है, ठीक है। टाइप ऑफ फाइल को क्या करता है, डिनोट करता है। मतलब जो हमारा फाइल है वो किस प्रकार का फाइल है ये डिनोट करने काम कौन करता है, बोलो, वो फाइल एक्सटेंशन नेम करता है। मतलब किसी फाइल एक्सटेंशन नेम से आप ये जान सकते हो कि ये फाइल किस प्रकार की फाइल है ना। जैसे मेरा नाम धीरेन्द्र प्रताप सिंह है, ठीक है, अब मुझे मेरा नाम धीरेन्द्र प्रताप सिंह, तो धीरेन्द्र प्रताप सिंह में इस लास्ट में सिंह लगा हुआ है, तो आप समझ सकते हो कि हाँ ये राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं, है ना। मतलब जो अगर हम एग्जाम्पल में दे रहा हूँ आपको, या किसी के नाम मान लीजिए यहाँ पे जो है कोई शारदा जी है या कोई मान लीजिए शुक्ला है, तो मतलब वो ब्राह्मण पंडित है या कोई पांडे है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है।
तो वैसे ही किसी फाइल को देखें आप, उसको बिना ओपन किए आप बता सकते हैं कि कौन सा फाइल है, कैसे, उसके एक्सटेंशन नेम से, ठीक है। जो GIF होता है ये ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट होता है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट होता है। ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट ये होता है, और ये टेक्स्ट जो होता है नोटपैड का एक्सटेंशन होता है, नोटपैड का एक्सटेंशन होता है, .txt टेक्स्ट बोलते हैं इसे हम लोग। ये GIF जो होता है इमेज फाइल का एक्सटेंशन होता है, इमेज फाइल का एक्सटेंशन होता है। GIF जो होता है ये क्या होता है, इमेज फाइल का एक्सटेंशन होता है। ये DOCX जो होता है 2007 का वर्जन हो, 2010 का वर्जन हो, 13 हो, 16 हो, 19 हो या 21 हो, जितने वर्जन हैं अलग अलग, सब में .doc का यूज होता है, .docx मतलब नए वर्जन में। अगर 2003 के पहले वर्जन की हम बात करते MS वर्ड में तो .doc होता, .doc होता। 2003 उससे पहले के वर्जन में .doc होता, और 2007 की बात के जितने वर्जन लिखा मैंने सब में .docx है। exe मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल, ठीक है। एग्जीक्यूटेबल फाइल आपकी होती है वो exe कहलाती है। जब आप प्रोसेस कर रहे होते हो तो उस फाइल को आप exe फाइल कहते हो, क्योंकि वो एग्जीक्यूट हो रहा है वो, ठीक है। मेमोरी एंड स्टोरेज आर डिफरेंट इन दैट मेमोरीज एंड स्टोरेज इज। मेमोरी स्टोरेज डिफरेंट होते हैं, मैंने आज ही बताया था आप लोगों को किसी सेशन में, मतलब आज का मतलब इससे पहले वाले सेशन में, इससे पहले वाले सेशन में मैंने एक्सप्लेन किया था कि मेमोरी क्या होता है, स्टोरेज क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है। मतलब जो प्राइमरी मेमोरी है, प्राइमरी वो एज अ मेमोरी हम कंसीडर करते हैं। जो प्राइमरी, देखो मेमोरी दो प्रकार का होता है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो प्राइमरी है उसे हम लोग एज अ क्या कंसीडर करते हैं, बोलो, एज अ मेमोरी कंसीडर करते हैं, और जो सेकेंडरी है उसे एज अ स्टोरेज डिवाइस कंसीडर करते हैं। तो हमारा जो प्राइमरी मेमोरी होता है और जो सेकेंडरी मेमोरी होता है, दोनों में क्या अंतर है। प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी से फास्ट होता है, पहली बात, प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी से फास्ट होता है। प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी से महंगा होता है, प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी से छोटा होता है, ठीक है। तो ऐसे एक बनता है ये बनता है वो क्या नाम है इसका, हायरार्की, पिरामिड। इसके माध्यम से समझ सकते हैं, सबसे ऊपर जो होता है सबसे छोटा होता है, सबसे महंगा होता है, रजिस्टर होता है। रजिस्टर के नीचे कैश मेमोरी होता है, फिर इसके नीचे रैम होता है, और इसके नीचे रोम होता है, और सबसे नीचे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है। सेकेंडरी ऐसे मतलब सेकेंडरी मेमोरी होता है, ठीक है। तो मेमोरी जो होता है वो टेम्परेरी होता है और स्टोरेज डिवाइस परमानेंट होता है। तो टेम्परेरी परमानेंट ये आप कह सकते हो, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। देखो ये मेमोरी के बारे में बोला गया, मेमोरी यहाँ पे, स्टोरेज डिवाइस यहाँ पे। तो मेमोरी टेम्परेरी होता है, रैम क्या होता है, टेम्परेरी ही तो है, और जो हार्ड डिस्क वगैरह होता है, स्टोरेज डिवाइस होता है, वो परमानेंट होता है, डेटा स्टोर कर दो उसमें आप, ठीक है। तो क्या क्या अंतर है, सबसे ऊपर जो होता है सबसे छोटा होता है, सबसे स्मॉलेस्ट सबसे फास्ट होता है, और डेटा इसमें वोलेटाइल नेचर का होता है। डेटा जब तक काम हो रहा है तब तक डेटा स्टोर रहेगा, काम होने के बाद डेटा गायब हो जाएगा। कैश मेमोरी भी वही है, रैम भी वही है। रोम तो मान लीजिए कंप्यूटर जब बनाया जा रहा होता है तो बनाते वक्त ही रोम को लगाया जाता है, वो इनबिल्ट किया जाता है, मतलब एक परमानेंट डेटा को स्टोर कर दिया जाता है रोम में, वो अलग केस है। यहाँ पे रोम प्राइमरी मेमोरी में तो आता है, लेकिन रोम नॉन वोलेटाइल है, रोम को हम यूज नहीं करते। रोम मतलब पहले से उसमें प्रोग्राम स्टोर होते हैं, हम इरेज नहीं कर सकते ना। हालांकि रोम के भी टाइप होते हैं, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम, तो उसके बारे में आगे हम एक्सप्लेन करेंगे कि ईपी रोम और ईपी रोम, डबल ईपी रोम में अंतर क्या है, ठीक है। A USB communication device referred to as a blank space है if it offers data encryption for safe wireless connections for laptop users। बड़ा अच्छा सा प्रश्न है, आंसर दीजिए आप लोग, सभी लोग आंसर दीजिएगा, जितने हमारे फ्रेंड्स सभी लोग आंसर देंगे। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, देखो यूएसबी संचार उपकरण को क्या कहा जाता है, यदि यह लैपटॉप उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षित वायरलेस कनेक्शंस के लिए डेटा इंक्रिप्शन प्रदान करता है तो वो हमारा राउटर कहलाता है। राउटर क्या कहलाता है, राउटर कहलाता है। राउटर क्या होता है, एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो हमको क्या करेगा, हमको डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए बेस्ट रूट प्रोवाइड करता है। राउटर ओएसआई मॉडल के नेटवर्क लेयर पे काम करता है।
राउटर कहाँ काम करता है? OSI मॉडल के नेटवर्क लेयर पे। नेटवर्क लेयर किस नंबर का लेयर होता है? नेटवर्क लेयर OSI मॉडल का तीसरा लेयर होता है, ठीक है। तो आंसर राउटर विल बी करेक्ट आंसर। व्हाट इज अ सीक टाइम? आपको बताना है सीक टाइम क्या होता है। आंसर दीजिए दोस्तों, सीक टाइम क्या होता है? फटाफट आंसर दीजिए। सीक मतलब होता है तलाश करना। सीक टाइम क्या होता है? Seek time to position the head over the proper cylinder, time to position the head over the proper sector, time to position the head over the proper track, या disk drive to locate informations on a disk। इसका आंसर दीजिए आप लोग। सीक टाइम क्या होता है? सभी लोग आंसर दीजिएगा। सीक टाइम क्या डिफाइन करता है? चलिए ठीक है, तो यहां पे क्या बोला गया है? बोला गया है सीक टाइम मतलब कि जो हमारा हेड मतलब यहां पे सिर गलती से ले लिया गया है, सिर नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, ये सिर नहीं होता है, ये हेड होता है। हेड को उचित सिलेंडर पर रखने का समय नहीं होता है। उचित क्षेत्र पर सिर हेड को, मतलब हेड की बात कर रहा है, हेड की स्थिति के लिए समय होता है? नहीं होता है। हेड को बोला गया है, हेड को उचित ट्रैक पर रखने का समय होता है, या डिस्क पर जानकारी का पता लगाने के लिए डिस्क ड्राइव होता है। तो आंसर डी विल बी करेक्ट आंसर। डिस्क ड्राइव टू लोकेट इंफॉर्मेशन ऑन अ डिस्क। एक डिस्क पर डिस्क ड्राइव जो होता है, जो इंफॉर्मेशन को लोकेट कराने में जो समय लगता है, किसी इंफॉर्मेशन, सीक टाइम मतलब होता है तलाश का समय। हम डिस्क ड्राइव पर जो डेटा सर्च कर रहे हैं, जहां वहां तक पहुंच रहे हैं, पहुंचने में जो समय लगा वो कहलाता है सीक टाइम। मतलब डिस्क पर जानकारी का पता लगाने के लिए डिस्क ड्राइव द्वारा जो समय लगता है उसे सीक टाइम बोलते हैं, ठीक है। मतलब जैसे हम लोग क्या करते हैं, हार्ड डिस्क में चीजें स्टोर होती हैं, हमारा जो हार्ड डिस्क होता है वो स्टोरेज डिवाइस है, उसमें चीजें स्टोर होती हैं। तो हम जब कुछ चीज फेच करते हैं या कोई फाइल हम रिक्वेस्ट करते हैं, फाइल ओपन करना चाहते हैं, सर्च करते हैं, तो जो डिस्क के ट्रैक पर फाइल को सर्च कर रहा है, एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर, उसमें जो समय लगा है उस समय को हम सीक टाइम बोलते हैं। लगा हुआ समय मतलब सर्च करने में, तलाश करने में लगा हुआ समय सीक टाइम कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, डिस्क पर, ठीक है, एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर, ठीक है। द टर्म फॉर प्रोसेसर दैट एग्जीक्यूट्स मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। गणितीय और तार्किक संचालन करने वाले प्रोसेसर के लिए एक शब्द क्या है? सभी लोग आंसर दीजिएगा। द टर्म फॉर द प्रोसेसर दैट एग्जीक्यूट्स मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। आपको पता है हमारे कंप्यूटर में जो अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है उसका नाम क्या होता है? वो ALU कहलाता है। क्या कहलाता है? ALU। ALU मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आपको पता है कि हमारा जो मेमोरी CPU होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। कंट्रोल यूनिट होता है, मेमोरी यूनिट होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। जो कंट्रोल यूनिट होता है वो इंटरनल ऑपरेशन को कंट्रोल करने काम करता है। जो मेमोरी यूनिट होता है वो मेमोरी को, मतलब चीज़ों को स्टोर करता है, ठीक है। और जो कंट्रोल यूनिट होता है वो ओवरऑल जो इंटरनल ऑपरेशन होते हैं उनको कंट्रोल करता है। और जो ALU होता है वो अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये अर्थमेटिक हो गया। कंपेयर करना वो लॉजिकल ऑपरेशन हो गया। एंड और नॉट जो आपके होते हैं कंपेरिजन, वो हमारा लॉजिकल ऑपरेशन हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। Which mainframe कंप्यूटर was the first? सभी लोग आंसर दीजिएगा। दिए गए विकल्प में कौन सा मेन फ्रेम पहला था? सभी लोग आंसर देंगे, फटाफट आंसर देंगे। सभी लोग आंसर देंगे। चलो दोस्तों, आपको पता है कि पहला कौन सा मेन फ्रेम कंप्यूटर था पहला? तो आपने नाम सुना होगा मार्क 1 का, हार्वर्ड मार्क 1 का नाम सुना है आपने? ये मैंने आपको हिस्ट्री में पढ़ाया होगा, अगर नहीं पढ़ाया तो आगे पढ़ा दूंगा मैं। हार्वर्ड मार्क 1, ठीक है। हार्वर्ड मार्क 1 क्या होता है? अरे क्या कर रहा हूं,
हवार्ड मार्क 1, जिसको हम ACC के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम ACC के नाम से जानते हैं, आपका ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर। आप इसको क्या बोलते हो? ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर, ठीक है, कैलकुलेटर। तो ये क्या होता है आपको पता है? अगर हम ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर की बात करें तो ये दुनिया का पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर था, जिसको बनाया किसने था? IBM ने डेवलप किया था, है ना। इसको डेवलप किसने किया था दोस्तों? इसको डेवलप किया था IBM ने, याद रखिएगा। इसको डेवलप किसने किया था? इसको डेवलप किया था IBM ने। IBM मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने डेवलप किया था, ठीक है। इसी को हम मार्क 1 बोलते हैं। मार्क 1 को डेवलप किया था हवार्ड ने, डॉक्टर हवार्ड आइकेन नाम था उनका। तो डॉक्टर हवार्ड ने डेवलप किया था मार्क 1 नाम का कंप्यूटर। मार्क 1 को ही हम लोग ACC ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर IBM के द्वारा डेवलप किया गया था। ये दुनिया का पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर था। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्रारंभिक इंटेल प्रोसेसर का एक उदाहरण है? Which of the following is an example of an early इंटेल प्रोसेसर? दुनिया का पहला इंटेल का प्रोसेसर कौन सा था? मैं आपको बता दूं, दुनिया का जो पहला प्रोसेसर था वो इंटेल का ही था। उसका नाम बताइए आप लोग। भाई साहब 4004, इंटेल 4004, जो कि 1971 में डेवलप किया गया था, दुनिया का पहला प्रोसेसर था। दुनिया का पहला प्रोसेसर था, नाम था इंटेल 4004, ठीक है जी। चलो अगला क्वेश्चन, विंडोज प्रेफरेंसेस आर सेव्ड इन। बहुत प्यारा सा प्रश्न है, आपको बताना है जो विंडोज की प्रेफरेंसेस होती हैं, जो फाइलें होती हैं, प्राथमिकताएं होती हैं, वो कहां सेव होती हैं? सभी लोग आंसर देंगे, फटाफट आंसर दीजिएगा। वो कहां सेव होती हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो विन इनिशियलाइजेशन नाम का फाइल होता है, ठीक है, जो आपका आप देख रहे हो ऑप्शन में विन INI देख रहे हो, ठीक है। तो विन INI क्या होता है? जो विन INI होता है दोस्तों, वो जो है आपका विंडोज की फाइलों को सेव करने के लिए यूज किया जाता है। जो प्रेफरेंसेस फाइलें होती हैं उसकी बात कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं है? आंसर क्या हो जाएगा? विन मतलब विंडोज, INI मतलब होता है इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइज करना। विन मतलब विंडोज और INI मतलब होता है इनिशियलाइज करना, ठीक है, उसकी बात कर रहा है। When was the first email sent? पहला ईमेल कब सेंड किया गया था? इसका आंसर दीजिए आप लोग। पहला ईमेल कब सेंड किया गया था? पहला ईमेल जो भेजा गया था, ठीक है, पहला ईमेल जो भेजा गया था दोस्तों, कब भेजा गया था? 1971 में भेजा गया था। ये नोट कर लीजिएगा, कब भेजा गया था? 1971 में भेजा गया था, 1971 में भेजा गया था। और किसके द्वारा भेजा गया था? तो ईमेल के फादर कौन है? ईमेल के फादर हैं रे टॉमिल्सन साहब। रे टॉमिल्सन साहब ईमेल के फादर हैं, रे टॉमिल्सन साहब, ठीक है, रे टॉमिल्सन साहब। ये इन्होंने जो है क्या किया था, पहली बार ईमेल भेजा जो था उसका नाम था क्वेटी, QWERTYUIOP। ये पहला मेल भेजा गया था, पहला मेल था। मतलब जो पहला मेल भेजा गया था रे टॉमिल्सन के द्वारा, वो क्या था? वो क्वेटी UIOP था, ठीक है। क्लियर है? मैं आपको थोड़ा समय दे रहा हूं ताकि आप पढ़िए, आंसर दीजिए, फिर मैं तो एक्सप्लेन कर ही रहा हूं, ठीक है। तो पहला ईमेल के फादर कौन है? रे टॉमिल्सन साहब हैं, ठीक है। दुनिया का पहला मेल 1971 में डेवलप किया गया था और इन्वेंट किया गया था। और पहला मेल जो भेजा था वो क्वेटी UIOP करके था। ये मतलब मेल का नाम है जो भेजा गया। जैसे मैं आपको भेजूं हाय भाई, हेलो हाउ आर यू, वैसे ही इन्होंने भेजा था क्वेटी UIOP, ठीक है जी।
अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम क्या होता है, पढ़िए आराम से। अंगणित और तार्किक संचालन के लिए उपयुक्त होता है, डेटा पुनर्प्राप्त करता है, हम इनपुट उपकरणों से संचार कर सकते हैं, मूल्यों की तुलना कर सकते हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यूज्ड फॉर अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। रिट्रीव, देखो भाई आंसर हो जाएगा हमारा पहला ही, अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन के लिए हम लोग ALU का यूज करते हैं, इसे क्या बोलते हैं, ALU के नाम से जानते हैं, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के नाम से जानते हैं, ठीक है। CPU का पार्ट होता है जो अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। मजा आ रहा है। सुपर कंप्यूटर्स कम इन हार्ड फॉर, क्या लिखा हुआ है, हैंडी फॉर, सॉरी सुपर कंप्यूटर जो है वो क्यों यूज होता है, सुपर कंप्यूटर काम आते हैं, क्यों काम आते हैं, किस लिए काम आते हैं, क्या वो साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज होते हैं या एप्लीकेशंस एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग के लिए यूज होते हैं, डेटा कैप्चरिंग के लिए होते हैं। तो बेसिकली सुपर कंप्यूटर का जो प्रयोग होता है वो साइंटिफिक एप्लीकेशंस एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस कह सकते हो। ए विल बी करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया माय फ्रेंड्स, यू आर एब्सोल्युटली राइट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्विकेस्ट, मतलब सबसे तेज कौन है, क्विक काम करता है, CPU, सेंसर्स एंड कंट्रोलर्स, प्रिंटर्स एंड प्लॉटर्स। इसका आंसर दीजिए आप लोग, सभी लोग आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन इज दैट माय फ्रेंड्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्विकेस्ट। तो जाहिर सी बात है, आपको पता है कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कौन करता है, इनपुट, हम इनपुट देते हैं, वो क्या करता है, हमको आउटपुट देता है। सबसे तेज जो होता है वो CPU होता है, CPU तेज काम करता है ना भाई, विद इन सेकंड कितना काम कर लेता है CPU, सोचो आप, ठीक है। नहीं, सेंसर्स, कंट्रोलर, सेंसर्स तो एक आपका मतलब एक जेस्चर पोस्चर, मतलब एक डिवाइस है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को सेंस। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये यहाँ पे ये मेरे पास यहाँ पे रिमोट है, अब रिमोट में सेंसर लगा हुआ है, ठीक है, तो मैं सेंसर से कंट्रोल कर रहा हूँ AC को, टेलीविजन को। सेंसर इज एन अनदर थिंग, ठीक है, एक टूल होता है। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस होता है, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस होता है, तो आंसर हो जाएगा CPU। इसमें डायरेक्टरी को डिफाइन कौन कर रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस अ डायरेक्टरी। डायरेक्टरी क्या होता है, अ कैटलॉग फॉर फाइल्स स्टोर्ड ऑन द हार्ड डिस्क ऑफ अ कंप्यूटर, a package of instructions that causes the computers to do something, storage of all files which are deleted, a disk used to store a bulk data। तो जैसे कंप्यूटर में फोल्डर होता है वैसे डायरेक्टरी भी होता है, तो आंसर पहला हो जाएगा कि a catalog for files stored on hard disk of a computer, यानी कंप्यूटर्स की हार्ड डिस्क पर संग्रहित फाइलों के लिए कैटलॉग होता है, ये हमारा डायरेक्टरी कहलाता है ना, ठीक है। अरे GUI में हम फोल्डर बोलते हैं, GUI में हम फोल्डर बोलते हैं, और फोल्डर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फाइल होता है, फाइल का कलेक्शन होता है फोल्डर। और CUI में हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी बोलते हैं। मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में हम डायरेक्टरी बोलते हैं और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में हम फोल्डर बोलते हैं, है एक ही चीज, अलग चीज नहीं है। फॉर स्टोरिंग एन इनिशियल प्रोग्राम इन रोम वी नीड समथिंग कॉल्ड, मतलब कि रोम में एक प्रारंभिक प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए हमें कुछ कहा जाता है, मतलब क्या कहते हैं, डेटा लोडर होता है, कर्नल होता है, कंप्यूटर स्टार्टअप लोडर होता है, बूट स्ट्रैप लोडर होता है। बड़ा प्यारा सा प्रश्न है, इसका आंसर दीजिए आप लोग। सभी लोग फटाफट आंसर दीजिए भाई। चलिए दोस्तों, इसे हम लोग क्या कहते हैं, बूट स्ट्रैप लोडर के नाम से जानते हैं। आंसर दे दिया होगा आप लोगों ने। बूट स्ट्रैप लोडर जो होता है ये आपका कहां पे स्टोर होता है, इनिशियल प्रोग्राम इन रोम, रोम में स्टोर होता है। क्यों होता है इनिशियल प्रोग्राम, मतलब प्रारंभिक प्रोग्राम। मैंने आपको क्या बताया, हम जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया था, हमारा रोम एक्टिव होता है। हम जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं हमारा रोम एक्टिव होता है। जब रोम एक्टिव होता है तो उसमें से बायोस एक्टिव होता है, बायोस स्टोर होता है, बायोस एक्टिव होता है। कहाँ स्टोर होता है, रोम में स्टोर होता है। फिर उसके बाद पोस्ट परफॉर्म होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, फिर बूटिंग होता है। अब बूटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, यानी हार्ड डिस्क ड्राइव से रैम पर फाइल को कौन लेकर आएगा, तो हार्ड डिस्क ड्राइव से रैम पर फाइल कौन लाएगा, वो हमारा बूट स्ट्रैप लोडर होता है। क्या करता है बूट स्ट्रैप लोडर, जो कि हार्ड डिस्क से ओएस को उठाता है और रैम पर लोड कराता है। तो आंसर बूट स्ट्रैप लोडर विल बी करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर है।
हु प्रोवाइड अस इंटरनेट, हमको इंटरनेट कौन प्रोवाइड करता है? टीसीपी है, एफटीपी है, आईएसपी है, एचटीटीपी है? आंसर दीजिए आप लोग। हमको दोस्तों जो हमारा आईएसपी है ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, और हमको ये क्या करता है? हमको ये जो है इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। टीसीपी एक ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, एफटीपी एक फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, और एचटीटीपी एक हाइपर टेक्स्टेड ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। सब प्रोटोकॉल है। बाकी आईएसपी क्या है? हमको इंटरनेट प्रोवाइड करता है। पहला इंटरनेट कब यूज हुआ था? 1969 में। नाम क्या था? ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। कहाँ डेवलप किया गया था? अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने डेवलप किया था, यानी यूएसए में। ठीक है। Which standard network protocol is used to transfer computer files from one host to another host over TCP based network such as the internet? TCP आधारित नेटवर्क जैसे इंटरनेट पर कंप्यूटर फाइलों को एक होस्ट से दूसरे होस्ट में स्थानांतरित करने के लिए मानक प्रोटोकॉल का यूज किया था, उसका नाम क्या है? आंसर बताइए आप लोग फटाफट। चलिए, आपको पता है दोस्तों कि भैया अगर हमें फाइल को ट्रांसफर करना है तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज करेंगे, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज करेंगे। ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इसमें दो पोर्ट होता है, एक डेटा पोर्ट होता है, डेटा पोर्ट जो होता है वो 20 होता है, और एक कमांड पोर्ट होता है, जो कमांड पोर्ट होता है वो हमारा 21 होता है। जो कमांड पोर्ट होता है वो हमारा क्या होता है? 21 होता है। ठीक है, दो पोर्ट नंबर होता है एफटीपी का। ठीक है, चलो भैया, इन विच फॉर्मेट वेब पेज इज सेव्ड? वेब पेज जो होता है किस फॉर्मेट में सेव होता है? वेब पेज जहां पे हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है ना, वेब पेज का ही कलेक्शन तो वेबसाइट कहलाता है। कोई पूछे आपसे वेबसाइट क्या है, तब क्या कहोगे? व्हाट इज वेबसाइट? कलेक्शन ऑफ वेब पेज इज नोन एज वेबसाइट। वेब पेजों का जो कलेक्शन होता है वेबसाइट कहलाता है। ठीक है, तो आंसर जो HTML है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ये क्या करता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये वेब पेज इसी फॉर्मेट में सेव होता है, यानी HTML का यूज करके ही हम लोग वेब पेज को क्रिएट करते हैं। ठीक है, इंटरनेट इज द मोस्ट फेमस एग्जांपल ऑफ, दिए गए विकल्प में सबसे बेस्ट फेमस एग्जांपल इंटरनेट का कौन सा है? आपको पता है इंटरनेट एक वर्ल्ड वाइड होता है, मतलब वर्ल्ड वाइड मतलब विश्व स्तर पे होता है। इंटरनेट इज अ नेटवर्कों का नेटवर्क, नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स व्हिच प्रोवाइड्स अ वैरायटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क होता है जो हमको वैरायटी ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तुम्हारा जो वैन होता है ये वाइड एरिया नेटवर्क होता है, ये जियोग्राफिकली एरिया को कवर करता है। जो हमारा वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क होता है, ये जियोग्राफिकल बाउंड्री को कवर करता है, एक भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है। वहीं पे मैन जो होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया होता है, ये एक लिमिटेड एरिया को कवर करता है। जैसे एग्जांपल, एक शहर को शहर से कनेक्ट करने के लिए मैन का प्रयोग कर सकते हो। एक लैन जो होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है, वो एक लिमिटेड एरिया, यानी कि जैसे बिल्डिंग है, कैंपस है ना, मतलब 2 से 4 किलोमीटर के आसपास कह सकते हो, एक बिल्डिंग को कवर करता है, वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, और वैन सबसे बड़ा होता है। सबसे छोटा कौन सा होता है? दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग लैन छोटा होता है। ठीक है, Which protocol is used to report error message? एरर मैसेज को रिपोर्ट करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं? त्रुटि संदेश की रिपोर्ट के लिए आप किस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं? तो त्रुटि संदेश की रिपोर्ट के लिए ICMP का यूज होता है। ICMP मतलब क्या होता है? इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल क्या करता है? ये एक एरर मैसेज जो है सामने डिस्प्ले करता है। ठीक है, चलो भाई, द साइज ऑफ IPv4 इज, IPv4 मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 का साइज क्या होता है? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 आपका जो होता है ये 4 बाइट का होता है, और 4 बाइट मतलब 32 बिट, एक बाइट में 8 बिट, 4 बाइट 32 बिट। तो अगर क्वेश्चन बाइट के फॉर्म में पूछा है तो बाइट आंसर हो जाएगा बाइट के फॉर्म में, अगर बिट के फॉर्म में पूछा है तो बिट के फॉर्म में आंसर हो जाएगा। तो 32 बिट विल बी करेक्ट आंसर, 32 बिट विल बी करेक्ट आंसर। इन computer.com, .edu, .gov and .net are the example of। कंप्यूटर में .com, .edu, .gov, .net किसके उदाहरण हैं? टैग के, प्रोटोकॉल के, टॉप लेवल डोमेन एक्सटेंशन या IP एड्रेस। तो मैंने आपको बताया है कि जैसे लिखा मैंने www.xyz.com, ये पूरा हमारा वेबसाइट है, डोमेन नेम है।
वेबसाइट मैं एग्जांपल ले रहा हूं, और यहां पे जो हमारा .com है ये TLD कहलाता है। क्या कहलाता है? TLD कहलाता है। TLD मतलब होता है टॉप लेवल डोमेन। TLD मतलब क्या होता है? टॉप लेवल डोमेन होता है। ध्यान दीजिएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? टॉप लेवल डोमेन विल बी करेक्ट आंसर। Consider the following statement: twisted pair cable, microwave and satellites, repeaters, analog transmission, fiber optics. Which of the following consider the signal transmission medium is data communication? अच्छा, मतलब इसमें बोला गया है कि आपको बताना है कि इनमें से सिग्नल ट्रांसमिशन माध्यम कौन है। डेटा को कम्युनिकेशन करने के लिए, डेटा को हम जब भेजते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो किसके माध्यम से हमारा डेटा ट्रांसमिट होता है? देखो, रिपीटर तो एक डिवाइस होता है, तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, एनालॉग ट्रांसमिशन होगा नहीं। इसके माध्यम से होता है 1 2 5, 1 2 5 आंसर हो जाएगा ये। हमारा जो ट्रांसमिशन मीडियम होता है वो दो प्रकार का होता है, एक वायर्ड होता है, एक वायरलेस होता है। वायर्ड में आपका ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिकल केबल वायर्ड में आता है। माइक्रोवेव, सैटेलाइट, रेडियो वेव, वाईफाई, ये सब हमारा वायरलेस में आता है, मतलब जिसके माध्यम से हमारा डेटा ट्रांसमिट होता है। इनमें से क्लास ए का आईपी एड्रेस कौन सा है? दिए गए विकल्प में क्लास ए का आईपी एड्रेस कौन सा है? आंसर दीजिए आप लोग। तो क्लास ए का आईपी एड्रेस तो आपको पता है, क्लास ए जो होता है 0 से लेके 126 तक होता है, फर्स्ट ऑक्टेट। तो 126 इसमें अंदर, 126 वाला पार्ट, ये जो 121 है, 121 126 के अंदर आ रहा है, तो बस आंसर हो जाएगा हमारा। अरे भाई 5 क्लास होते हैं ना आईपी एड्रेस के, पांचों क्लास का नाम पता है आपको? अरे भाई, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। पहला ऑक्टेट इसका रेंज होता है 0 से 126, इसका होता है 128 से 191, इसका होता है 192 से 223, इसका होता है 224 से 239, इसका होता है 240 से 255। तो इसमें 126 का रेंज कौन सा है? 121 वाला है, 126 आंसर हो जाएगा क्लास ए का आईपी एड्रेस। ठीक है। IANA का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट असाइन नंबर्स अथॉरिटी, इंटरनेट असाइन नंबर्स, इंटरनल असाइन नंबर अथॉरिटी, इंटरनेट एसोसिएटिव नंबर्स अथॉरिटी, इंटरनेट एसोसिएटिव नंबर्स अथॉरिटी। तो आंसर हो जाएगा इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी, IANA। आंसर हमारा पहला हो जाएगा IANA। ठीक है, चलो भाई, थैंक यू। 30 क्वेश्चन डिस्कस किया हम लोगों ने। तो आपके एग्जाम को देखते हुए नंबर ऑफ सेशन आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, नंबर ऑफ टॉपिक से क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आप गलती ना करो एग्जाम में और आपका एग्जाम बेहतर हो, अच्छा हो, आप मेरे सब्जेक्ट में क्वालिफाई कर जाओ। तो इस बेस पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल डिटेल में। मेरे क्लास में प्योर टीचिंग नथिंग एल्स वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, प्योर टीचिंग नथिंग एल्स, बिल्कुल मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब सारा PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम से PDF को प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।